दोस्तों, आज फिर से लौट के बुद्धू घर को आए। ये एक और चित्र है दोस्तों। रईसपुर गांव में चंदा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह विधवा थी। उसका इकलौता पुत्र का नाम बुद्धू। बुद्धू का नाम का ही बुद्धू नहीं था, बल्कि अकल का भी बुद्धू था। उसे देखकर गांव वाले आपस में बात करते थे, देखो बुद्धू आ जा रहा है। बुद्धू की माँ बुद्धू का नाम बड़ा ही छाट कर रखा है, यथा नाम यथा गुण। जवान बेटा मूर्खता के कारण वृद्धा चंदा गरीबी के दिन बिता रही थी। चंदा के पास 5 बीघा जमीन है। यदि बुद्धू मन लगा कर जमीन पर खेती करे तो माँ बेटे जीवन भर आराम से गुजारा कर सकते हैं। चंदा बुद्धू को यही समझाती, बेटा तू गबरू जवान हो गया, लेकिन जमीन जोत कर उसमें कुछ बोना चाहिए, ताकि खेतों से पैदावार के साथ साथ घर में भी 2 पैसे आ सकें। माँ तुम भी कैसी बातें करती हो, मुझे खेती जैसी मेहनत भरा काम नहीं हो सकेगा। मैं तो एक दिन राजा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन बुद्धू, यह वह दिन कब आएगा जब तू राजा बनेगा? बुद्धू, यह ख्याली प्याव पकाने छोड़ दे, मेहनत करके कुछ कमाना खाना सीख ले, इसी में तेरी भलाई है। माँ बेकार की बातें न करो, मुझसे सोने दो, बड़ी जोर से नींद आ रही है। यह कहकर बुद्धू बड़ी नाराजगी से चंदा को देखकर करवट बदल कर लेट गया। यह देख चंदा बड़बड़ाती है, पता नहीं है मूर्ख कब से अकल आएगी, कब मेरे हाड़ अब बूढ़े हो चले हैं, और भला मैं कब तक निठले को भोजन बनाकर खिलाती रहूंगी। एक दिन बुद्धू को समझाने के बाद चंदा कांत में कहा, देख बुद्धू, यदि तू काम धन नहीं करेगा तो निठले से कोई अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा। तू जीवन भर कुंवारा रहेगा। माँ ऐसी बददुआ क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरा घर बसा नहीं देखना चाहती? मेरे चाहने न चलाने से क्या होता है जब तक तू कोई काम धाम नहीं करेगा तेरा विवाह नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। ओह, यह तुम कैसी यह तो बहुत बुरी बात है। बताई माँ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे करने से यह सुगमता से मेरा ब्याह हो सके? उपाय है बुद्धू, पर जरा मुश्किल है। उस उपाय पर नहीं चल पाएगा। पर तुम उपाय बताओ तो सही माँ। विवाह के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह बात है तो सुन, मेरी 5 बीघा जमीन जो बिना जुते बेकार पड़ी है, उस भूमि को उपजाऊ बनाकर वहाँ खेती करनी करनी है। तेरा विवाह हो जाएगा। लेकिन माँ, हमारे खेतों में तो बहुत सारे झाड़ जंजाड़ व कटीले पेड़ खड़े हैं। उन उनके रहते वहाँ खेती कैसे हो सकती है? मेरे बोले बेटे, सबसे पहले तुझे कुल्हाड़ी से उन झाड़ जंगल पर कटीले पेड़ों को काटना होगा, तभी वहाँ खेती हो पाएगी। इसके लिए तुम्हें कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी माँ। हमारे पास कुल्हाड़ी नहीं है। बुद्धू, यदि तू खेतों पर यूं ही अड़ंगा हुआ कटीले पेड़ों को काटने के लिए तैयार है तो कुल्हाड़ी लाने के लिए मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। कल तू शहर जाकर एक अच्छी सी तेज धार वाली कुल्हाड़ी खरीद कर लिया ना। अच्छा माँ। दूसरे दिन, ले बुद्धू, ये पैसे लेकर शहर चला जा, वहां से एक कुल्हाड़ी खरीद कर लिया। चंदा पैसे लेकर कुल्हाड़ी खरीदने पैदल ही शहर चल दिया। शहर में जाकर लोहार से कुल्हाड़ी खरीदी। कुल्हाड़ी खरीद कर वह गांव की तरफ लौट आया। रास्ते में लखन चाचा का आम का बगीचा था। मुझे आम के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करके देखना चाहिए, कुल्हाड़ी की धार पैनी या नहीं, यह सोचकर कुल्हाड़ी के तेज वार से आम की डाली काट कर नीचे गिरी। यह देखकर खुश हो गया, कुल्हाड़ी पे धार बिल्कुल पैनी है। एक ही वार में डाली काट डाली, नीचे गिरी पड़ी। तभी बाग का माली लखन चाचा चिल्लाया, अरे बुद्धू, तूने फलों से लदी आम की डाली काट दी। ठहर, तुझे भी मदद सिखाता हूँ। मारे गए बच्चू, जल्दी भाग वरना तेरी खैर नहीं। बुद्धू कंधे पर कुआली रख के तेजी से भागा। भाग रहा कहाँ है? लखन चाचा चिल्लाया। बुद्धू, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आज तेरी बदमाशी का तुझे मजा चखा कर रहूंगा। लखन कलन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और आपता हुआ बुद्धू अपने घर पहुंचा। मामा, यह देख मैं कितनी बढ़िया कुल्हाड़ी खरीद कर लाया हूँ। बुद्धू, इस बात का क्या भरोसा, यह कुल्हाड़ी अच्छी है? अभी अभी लो माँ,
तुम्हें कुल्हाड़ी बढ़िया होने का प्रमाण मिल जाएगा। कहकर बुद्धू ने पास चरती बकरी के गले में कुल्हाड़ी का वार किया। अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? और कटकर, बुद्धू, यह बेवकूफ़ी की तूने क्यों बकरी की मार दिया? माँ, मैं जानबूझकर बकरी को थोड़ी मारा है, बकरी के गले पर कुल्हाड़ी का वार किया है, मैंने तो कुल्हाड़ी को अच्छा होने के प्रमाण दिया है। बुद्धू, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कुल्हाड़ी की धार दिखाने के लिए ये तूने एक निरपराध बकरी को मौत के घाट उतार दिया। तभी वहां आपता हुआ लखन कलन आ पहुंचा। चंदा भाभी, इसने बकरी को ही नहीं, कुल्हाड़ी का वार से मेरे बाग में खड़े आम के पेड़ की डाल को भी काट डाला। मैं बुद्धू की यही शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों रे बुद्धूल, कलन भाई सच कह रहा है। माँ, मैं आम की डाली मैंने जानबूझकर नहीं काटी। मैंने आम के पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार कुल्हाड़ी की तेज धार परखने के लिए करना चाहता था। देख लिया चंदा भाभी, मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा था। कलन भाई, बुद्धू की गलती, तुझे तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बुद्धि मूर्ख है, इसे मूर्ख समझकर माफ़ कर दे। चंदा भाभी, तुम कहती हो तो मैं इसे बुद्धू को माफ़ कर दिए देता हूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, बुद्धू कब तक इस तरह मूर्खता का काम करता रहेगा? इसे किए किसी काम धंधे पर क्यों नहीं लगाती, जिससे यह कमाई धमाई करे, कुछ के ब्याह हो सके। कलन भाई, तुम ठीक कहते हो। कल से बुद्धू को अपने बंजर खेतों में ज़मीन ठीक करने के लिए जाएगा और तब अपने खेतों में मन लगाकर हल खेती करेगा। वो दूसरे दिन बुद्धू मुंह अंधेरे ही खेतों में पहुंच गया। वाह, इन सारे झाड़ जंगड़ को मुझे साफ करना है। इन्हें काटते ही बहुत मेहनत करने लगेगी, लेकिन मुझे काटने के सिवा कोई और चारा नहीं है। लेकिन अगर इन्हें नहीं काटता तो मेरा ब्याह नहीं हो सकेगा। और अंत में बुद्धू को उन्हें काटने में जुट गया और कई दिन लगातार मेहनत करने के पश्चात अपने खेतों में झाड़ जंगल को, कटीले पेड़ों को उखाड़ डाला। बेटा बुद्धू, तूने बहुत मेहनत की ली, अब हरिया चाचा के बैल उधार लेकर खेत जोत डाल। अच्छा माँ। हरिया चाचा ने हल उधार लेकर बुद्धू ने दूसरे दिन खेत जोतने में जुट गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, निकट्टे को बुद्धू को काम करने की अकल आई। जब खेत जुत गए तो चंदा से बोला, माँ, खेतों की जुताई तो हो गई, अब क्या करना है? अब तुझे बीज बोने हैं बुद्धू। माँ, बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तू इसकी फिक्र मत कर, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। दूसरे दिन बुद्धू इन दो मुर्गियों को शहर ले जाकर बेचकर जो पैसे मिले उन्हें खेत में बोने के लिए बीज ले आना। अच्छा माँ, लेकिन यह तो बताओ, इन मुर्गियों के कितने में बेचूं? हाँ, यह बात तूने अच्छी बात पूछी। मुर्गियों को बेचते समय एक बात याद रखना, बाजार में जो भी मुर्गियों के दाम लगाए, पहले इन मुर्गियों को भूल कर भी न बेचना। दाम लगाए तो पहले दाम पर मुर्गियों को भूल कर ना बेचना। जब खरीदार ने पहले दाम के बाद दूसरा दाम लगाए तो बिना सोचे समझे मुर्गियों के दाम को बेच देना। कौन सी बात माँ? अच्छा माँ, तुम्हारी बात ध्यान रखूंगा, कहकर बुद्धू मुर्गियों को बेचने निकल पड़ा और शहर जाकर मुर्गी बेचने के उद्देश्य से फुटपाथ पर जा बैठा। मुर्गियाँ खरीद लो, मुर्गियाँ खरीद लो। ये दोनों मुर्गियाँ कितने की दोगे भाई? तुम बताओ, इन मुर्गियों को कितने पैसे में खरीदना चाहते हो? मैं इन मुर्गियों को 20 रुपये दूंगा। ठीक है, 20 मुद्राएं तो मुर्गियाँ का पहला दाम। अब इन मुर्गियों का दूसरा दाम। दूसरे दाम पर मुर्गियाँ बेचूंगा। लगता है मुर्गी बेचने वाला मुझे चालाकी से मुर्गियों को सस्ते में खरीद लेना चाहिए। मुर्गी वाले, तुम्हारी दोनों मुर्गियों के दाम 1 मुद्रा दूंगा, बोलो सौदा मंजूर? हाँ मंजूर है। आदमी ने तपाल से जेब से 1 मुद्रा निकाली और देता हुआ बोला, लो भाई, ये मुर्गियाँ मेरी हुई। वह आदमी 1 मुद्रा में दोनों मुर्गी खरीद के चल बना। बेवकूफ़ की भी कोई हद होती है। वह मुर्गी वाला को ठग कर 20 रुपये मुद्राओं के मूल्य की दोनों मुर्गियां केवल 1 मुद्रे में खरीद लाया। दूसरी ओर बुद्धू सोच रहा था, माँ ने समझाया के अनुसार मैंने मुर्गियों को पहले मूल्य पर न बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचा। माँ इस बात को जानकर बेहद खुश होगी। मुझे बीज खरीदने के लिए बीज वाले की दुकान पर चलना चाहिए। बीज वाले बीज बेचने वाले ने दुकान पर गया। भाई, 1 मुद्रा में गेहूँ दे दो। एक मुद्रा में 1 मुद्रा में बोला, कितने बीज आएंगे?
अच्छा, यह बताओ कि तुमने कितनी ज़मीन बोनी है? मुझे 5 बीघा ज़मीन में गेहूँ बोने हैं। तो 5 बीघा ज़मीन में बोने के लिए तुम्हें 20 मुद्राएं और देनी पड़ेंगी, तभी तुम पूरे खेत में गेहूँ बो पाओगे। ओह, अब बाकी की 20 मुद्राएं कहाँ से लाऊं? कुछ वह सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने का दुकानदार से बोला, भाई यह इस समय तो रहने दो, मैं कल बीज मुद्राएं ले आऊंगा, गेहूं के बीज लेकर खरीद कर ले जाऊंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और जब शाम को घर पहुंचा, क्या बात है बुद्धू, तुम खाली हाथ क्यों आ गया? शहर में गेहूं बीज नहीं लाया? माँ, बीज कहाँ से लाता? बीज खरीदने के लिए तो 20 मुद्राएं चाहिए, तभी बीज मिलेंगे। 20 मुद्राएं और चाहिए? हाँ माँ, दुकानदार तो यही कहता है। लेकिन ज़रा यह बता, तूने मुर्गी कितने में बेची? ओह, यह तो मैं बताना भूल गया, मैंने दोनों मुर्गियां 1 मुद्रा में बेची। क्या? मुर्गियां तूने केवल 1 मुद्रा में बेच डाली? हाँ, तुमने ही तो कहा था मुर्गियां बेचने से पहले मूल्य पर न पहले मूल्य पर न बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचना। क्या करता? खरीदार ने मुर्गियों को पहला मूल्य 20 मुद्राएं, फिर दूसरा 1 मुद्रा लगाया। मैंने आपकी बात मानने के लिए मुद्रा 1 मुद्रे में बेच दी, मुर्गी 1 मुद्रा में बेच दी। अरे भगवान, कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है। अरे क्या हुआ माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने बुद्धू को मुर्गियाँ बेचने शहर भेज दिया। मेरी भला ऐसी तकदीर कहाँ तू मुझे कुछ कमा कर दे। बुद्धू की समझ में कुछ नहीं आया। यह माँ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर मुझसे नाराज क्यों हो गई? दूसरे दिन चंदा बुद्धू से बोली, बुद्धू जा शहर बा, बाकी बची बकरी को भी बेचा। बकरी को बेचा हूँ माँ। हाँ, खेतों में बोने के लिए बीज खरीदने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। घर में अब यह बकरी बची है, इसे ले जा बेचा। अच्छा माँ, तू कहती है तो बकरी बेचने जाता हूँ। जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, सुन, मुर्गियों की तरह बकरी को भी मत सस्ते में बेचाना। अब तुम बताओ माँ, मैं बकरी को कैसे किस प्रकार बेचूं? तो सुन, बकरी को खरीदार बकरी का जो भी दाम लगाए, तू उसमें बकरी को दाम से ऊंचा ऊंचा उठने को कहना। जब बकरी का दाम ऊंचा उठने जाए तो तब इस बकरी बेच देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। बकरी को लेकर वह शहर पहुंचा। बकरी ले लो बकरी। ओह, यह तो वही मूर्ख आदमी है जिससे कल 1 मुद्रा में कल 2 मुर्गी खरीदी थी। आज शायद बकरी बेचने आया है। आज भी इसे उल्लू बनाकर बकरी सस्ते दाम में हथियार लेनी चाहिए। यह सोचकर बुद्धू के पास पहुंचा। भाई, क्या बकरी बेचने का इरादा है? इरादा तो है भाई। तो बताओ बकरी कितने में बेचोगे? तुम ही बकरी के उचित मूल्य बताओ। तो सुनो, इस बकरी को मैं 8 मुद्राएं में खरीदना चाहता हूँ। 60? नहीं भाई, इतने इससे कम बकरी भूल जाओ, नहीं बेचूंगा। तुम्हें बकरी का दाम कुछ और ऊंचे उठाओ। बुद्धू की बात सुनकर आदमी के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। पास पड़ी सीढ़ी थी, सीढ़ी के डंडे पर ऊपर उठते बगते दाम करता गया। सीढ़ी ऊंचे डंडे पहुंचकर बहुत कम दाम बोलूँगा, और जब मूर्ख आदमी कम मूल्य पर मुझे बकरी बेच देगा। यह सोचकर दीवार के सारे सीढ़ी पर पहले डंडे पर खड़ा होकर बोला, मैं बकरी के 55 मुद्राएं दूंगा। नहीं भाई, दाम ऊंचा उठाओ और बात बने। फिर अगले डंडे पर चढ़कर 50 मुद्राएं, दाम और ऊंचा करो। इस प्रकार आदमी क्रम क्रम सीढ़ी चढ़ता गया और दाम घटाता गया, कम दाम ऊंचे ऊंचे करता गया। अब सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़ा होकर आदमी चला, मैं सी अब मैं सीढ़ी और ऊंचा नहीं उठ सकता, बकरी के दाम और ऊंचे नहीं ले जा सकता, इसलिए बकरी को एक और अंतिम दाम बोलना चाहता हूँ। तो बोलो भाई, देर क्यों कर रहे हो? तो सुनो, मैं बकरी को 5 मुद्राएं दूंगा। ठीक है, तुम इस समय आखिरी डंडे पर खड़े हुए हो।
इसलिए और ऊंचा नहीं चढ़ सकते, तो आ जाओ नीचे, उतराओ, तुम्हारा सौदा 5 मुद्राओं में पक्का। और वह आदमी खुशी खुशी नीचे उतरा, और तत्काल ही लो 5 मुद्राएं, लो रस्सी, यह बकरी तुम्हारी हुई। और वह आदमी बकरी लेकर चला गया। और तब बुद्ध ने सोचा, 2 मुर्गियों और एक बकरी बेचने से के पश्चात केवल 6 मुद्राएं इकट्ठी हुई हैं, जबकि गेहूं के लिए 15 मुद्राएं और चाहिए। तब अब बाकी 15 मुद्राएं का इंतजाम न मुझे बीज लाने की दुकान पर जाना चाहिए। यह सोचकर अपने घर चला। यह क्या बुद्धू, तुमने आज भी गेहूं के बीज नहीं खरीद के लाए? बीज कहाँ से लाता माँ? बकरी केवल 5 मुद्राएं में बिकी। क्या इतनी अच्छी बकरी केवल 5 मुद्राओं में बिक जाए? मैंने तुमसे कहा था कि बकरी को ऊंचे दामों में बेचना, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैं क्या करता? खरीदार ने मुझे सबसे ऊंची और आखिरी डंडे पर खड़े होकर बकरी के अंतिम दाम 5 मुद्राएं बोला। बुद्धू तब बुद्धू ने बकरी के विषय में सारी घटना विस्तार से चंदा को बताई। सारी बात जानकर चंदा क्रोध से चिल्ला उठी, बुद्धू तू कभी नहीं सुधरने वाला, तुम रहे हमेशा बुद्धू रहेगा। मैं इस हानि को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू इसी समय मेरी नज़रों से दूर हो जा। आज के बाद तू अपनी मनुष्य सूरत मुझे मत दिखाना। माँ, यह तू क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अब अगर तुझे फिर कभी लौट कर मेरे पास आया तो अकल मंद बन कर आना, वरना भूल कर भी कभी गाँव में कदम न रखना। माँ, इतनी संग दिल न बनाओ। जरा सोचो, अगर गांव में छोड़कर चला गया तो खेतों को कौन जोतेगा, बीज कौन बोएगा, और आपकी रखवाली कौन करेगा? मैं बुद्धू, मैं बूढ़ी अवश्य हूँ, तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं खुद खेती बाड़ी कर लूँगी, पर सारे के लिए मैं तेरी ओर नहीं देखूंगी। अब बुद्धू निराश होकर बोला, ठीक है माँ, तेरी ऐसी मर्जी तो ऐसा ही सही। मैं इसी समय गांव छोड़कर और गांव में वापस लौटूंगा जब धनवान बन जाऊंगा। इतना कहकर बुद्धू घर से निकल गया। घर से बाहर निकलने पर सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊँ? सुना है बागड़पुर का राजा बागड़ू बेरोजगार व्यक्तियों को अपने राज्य में नौकरी देता है, इसलिए मुझे कहीं और न जाकर बागड़पुर जाना चाहिए। मुझे वहाँ कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। यही सोचकर बागड़पुर की ओर राज्य की ओर चल पड़ा। वह बागड़पुर राज्य में रात को पहुंचा। अनजाने शहर में रात हो चुकी है, रात कहाँ बिताऊं? बुद्धू परेशान होकर चारों ओर देखने लगा। उसकी दृष्टि एक मकान पर पड़ी। मुझे इस मकान के स्वामी से पूछना चाहिए। इस मकान के स्वामी दयालु और हो, मुझे अपने घर में रात गुजारने की स्वीकृति दे दे। मकान के बाहर पहुंचकर टक 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 टक। कुछ देर बाद घर का दरवाज़ा खुला। कौन है आप? क्या मैं इस घर के स्वामी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ। वह लड़की पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक कमरे में पहुंचा। यही हैं इस घर के स्वामी, मेरे दादाजी। इनकी दशा ठीक प्रतीत नहीं हो रही, इन्हें क्या हुआ? ये मेरे दादाजी हैं इस घर के, और मेरे मेरे दादाजी मैं और मेरे दादाजी रहते हैं, लेकिन आज मेरे दादाजी मुझे छोड़कर अकेला भगवान के पास जा रहे हैं। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले दादाजी वैद्य जी देख कर गए हैं और कह रहे थे आज रात्रि किसी समय दादाजी मृत्यु हो सकती है। ओह, यह तो बड़ी दुख भरी दया भरी दृष्टि से बूढ़े की ओर देखने लगा। तभी बूढ़े ने आंखें खोली। खो खो खो, तुम क्या तुम मेरी पोती राधा से विवाह करने आए हो? बूढ़े की बात सुनकर बुद्धि परेशानी ने लड़की की ओर देखा। तब लड़की ने बताया, राधा में राधा मेरा नाम है, दादाजी मेरा विवाह की बहुत चिंता हो रही है। इनके इनके पास आता है, उसी से मेरे ब्याह की बातें करने लगते हैं। तभी एक अप्रत्याशी घटना घटी। बेदम पड़े बूढ़े ने न जाने कहाँ से दम आ गया। वह तुरंत ही तेजी से पास खड़े बुद्धू के हाथ पकड़ लिया। बेटा, वादा करो तुम मेरी पोती राधा से विवाह करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं चैन से मौत मर सकता हूँ, वादा करो। यह मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, यह बूढ़ा मेरे गले पड़ गया है। तभी
उसे ध्यान आया। बूढ़े कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा को नहीं टालना चाहिए, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने वाले को पुण्यात्मा होता है। यह बात ध्यान में आते ही उसने बूढ़े से कहा, बाबा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोत्री राधा से अवश्य विवाह करूंगा। हे 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 भगवान, तेरा लाख शुक्र है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। कहकर बूढ़े ने हिचकी ली और प्राण पखेर उड़ गए। यह देखकर राधा रो पड़ी, दादाजी, ओह बेचारा बूढ़ा चल बसा। दूसरे दिन बूढ़े ने अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात राधा के पास आया। राधा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करना स्वीकार है? मेरे दादा की अंतिम इच्छा यही है, मैं दादा की अंतिम इच्छा भूलकर नहीं टालूंगी। तब दोनों ने मंदिर जाकर दोनों ने विवाह किया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा सुखी बनाए रखे। विवाह के तीसरे दिन राधा से बोला, राधा मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए राजा बागड़ू के पास काम मांगने जाना चाहता हूँ। यह तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी। अतः बुद्धू राजा बागड़ू के दरबार में पहुंचा। कौन हो भाई तुम, क्या चाहते हो? महाराज मैं बेरोजगार, मुझे काम चाहिए। तू क्या काम कर सकता है? महाराज जो काम कोई नहीं कर सकता, मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। बुद्धू ने डींग आंख डाली। अच्छा, इतना बहादुर रहती? हाँ महाराज। तो सुन, हमारे राज्य में रोज रात को एक आदमखोर शेर आता है। वह शेर राज्य में घुसकर आदमी को मार डाल कर खा जाता है। अगर तू तू आज रात उसे आदमखोर शेर को मार दिया तो तुझे उचित पुरस्कार देंगे, और अगर तू रात को शेर न मार सका तो कल सुबह फांसी चढ़ा देंगे। यह तो मेरे माए हाथ का खेल है राजा महाराज। कल सुबह आदमखोर शेर मुर्दा आपके सामने पड़ा होगा। कहकर बुद्धू दरबार से चलाया। घर आकर उदास चारपाई पर लेट गया और यह देख कर राधा उससे पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? दरबार में महाराज बागड़ू से आपकी बात हुई? राधा राधा राजा के बागड़ू के पास जाकर मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। तब बुद्धू ने सारी बात राधा को बताई। सारी बात जानकर वह बुद्धू से बोली, यह आपने क्या किया? महाराज बागड़ू के सामने अपनी बहादुरी की झूठी डींगे क्यों हाकी? महाराज बागड़ू बहुत सनकी हैं। जब यदि रात को अपने आदमखोर शेर को नहीं मारा तो कल सुबह बागड़ू आपको अवश्य फांसी लटका देंगे। यह तुम बताओ राधा, मैं क्या करूं? यदि आज रात उस आदमी आदमखोर शेर को मारने की कोशिश करता हूँ तो वह आदमखोर शेर मुझे खा जाएगा, और उस आदमखोर शेर को नहीं मारता तो सुबह राजा मुझे फांसी चढ़ा देगा। अब तो मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है राजा, जल्दी बताओ। रात को जब नगर के सब लोग सो जाएं तो बागड़पुर छोड़कर चले जाएं और हमारी जान बच सकती है। उपाय तुमने अच्छा बताया राधा, मैं ऐसा ही करूँगा। रात होने पर राधा बुद्धू से बोली, स्वामी घर का सारा कीमती सामान हम यहीं छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उस सामान को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। स्वामी तुम ऐसा करो, राज्य के आवारा घूमते किसी गधे को पकड़ लाओ। गधे को पकड़ कर लाऊं? लेकिन क्यों? गधे का हमें क्या करेंगे? उस गधे की कीमती सामान की पोटलियां बांध कर ले चलेंगे। ओह, कह तो तुम ठीक रही हो। बुद्धू उसी समय गधे की खोज में निकल पड़ा। उसी और आदमखोर से एक आदमी खाने के पश्चात एक सड़क पर किनारे लेटा आराम फरमा रहा था। आज बड़े मोटे तगड़े आदमी पर हाथ साफ किया है, थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आगे बढ़ूंगा। पेट पूरी तरह भर गया है, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। और तभी गधे की खोज में भटकता बुद्धू उस ओर आ पहुंचा। क्योंकि शेर अंधेरे में लेटा हुआ था, बुद्धू उसे पहचान न सका और गधा समझ बैठा। पेट भरा होने के कारण जल्दी गहरी नींद आ गई। वह रहा गधा, मुझे जल्दी से इसके गले में रस्सी बांध दूं। बुद्धू आगे बढ़कर सोए हुए शेर के गले में रस्सी बांध दी। गहरी नींद में सोए होने के कारण शेर कुछ न पता चल सका। तभी बुद्धू ने रस्सी को झटका दिया। उठ गधे, बहुत सो लिया। झटका लगने से शेर की आंख खुली। आई, यह आदमी बहुत बहादुर है, इसने बिना डरे मेरे गले में रस्सी बांध दी और जरूर कोई महाबली है।
अतः शेर चुपचाप बुद्धू के पीछे पीछे चल पड़ा। अपने घर के बाहर पहुंचकर उसने शेर को खूंटे पर बांध दिया और जब वह घर के अंदर जाकर राधा से बोला, राधा मैं गधे को लेकर आकर बाहर बांध दिया है, तुम सामान बांध लो। अच्छा स्वामी। राधा सामान बांधने लगी और तत्पश्चात बुद्धू ने सामान की पोटलियां उठाई और राधा ने लालटेन। जब दोनों बाहर पहुंचे तो लालटेन की रोशनी में शेर पर पड़ते ही राधा भयभीत चला पड़े। आई शेर, शेर आई। तो क्या गधे के बुलावे में शेर को पकड़ लाया और जल्दी उल्टे पैर घर में दौड़े। हे भगवान, तुम मेरी रक्षा करना, यदि रास्ते में मुझे शेर खा गया तो। सुबह होते ही पड़ोसी ने बुद्धू के घर के बाहर शेर को बंधे देखा। अरे, यह आदमखोर शेर है, लेकिन यह किसने बांधा? कौन है इतना बहादुर? खबर फैलते फैलते राजा बागड़ू के पास पहुंची तो बुद्धू आदमखोर शेर को पकड़ लिया। सचमुच बहुत बहादुर है। उसने उसी समय बुद्धू को दरबार में बुलाया। बुद्धू, तुमने वैसा ही कर दिखाया जैसा तुमने कहा था। तुम्हारी इस बात से बहुत प्रशंसा हुई। इस बूढ़े को क्या पता, मैं गधे के बुला के मैं सिर फोड़ लिया था। तब बागड़ू ने दरबार में घोषणा की। दरबार में उपस्थित प्रजाजनों, मंत्रीगणों, अन्य सभासदों, अब आप जानते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इसी समय बुद्धू को अपना दत्तक पुत्र घोषित करते हैं और हमारी मृत्यु के बाद बुद्धू इस देश का राजा बनेगा। ओह, मेरी ऐसी किस्मत, मैं बागड़पुर का राजा। बुद्धू खुशी से फूलाना समाया और बुद्धू क्या भाग्य, दूसरे दिन ही राजा की बागड़ की मृत्यु हो गई है। देखकर बुद्धू खुश हो गया। वाह री किस्मत, कल मैं युवराज बना, राजा बनने का रास्ता साफ हो गया। बुद्धू ने चिता को बागड़पुर को चिता को अग्नि दी। इस राज्य में आकर 2 चिताएं को अग्नि दी हैं और दोनों बार मेरा भाग्य जागा है। पहली बार चिता को अग्नि दिखाने पर राजा ऐसी सुंदर सुदृढ़ पत्नी मिली। दूसरी चिता को अग्नि दिखाने पर बागड़पुर राज्य मिला। दूसरे दिन बुद्धू राजकाज की परंपरा बागड़पुर का नया राजा बना दिया। महाराज बुद्धूसेन की जय हो। राजा बुद्धूसेन अमर रहे। राजा बनने के बाद बुद्धूसेन बन गया और कुछ समय पश्चात एक दिन रईसपुर में चंदा के घर के बाहर एक रथ आकर रुका। चंदा के घर के रथ के बाहर, रथ में तो कोई राजा बैठा है और रथ से उतरकर बुद्धूसेन झोपड़ी में, आप कौन हैं? अरे माँ, बुद्धू को नहीं पहचानती? माँ, मैं एक बागड़पुर का राजा। यदि एक दिन तूने कहा था ना, एक दिन मैं राजा बनकर दिखाऊंगा, देख मेरा कथन सत्य हो गया। अब तू यह मत कहियो कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब मैं राजा बन गया हूँ। चंदा अपने मूर्ख बेटे को राजा बना देख खुशी से फूली न समाई। बुद्धू ने चंदा को लेकर वो वापस बागड़पुर लौट आया और अपनी माँ व पत्नी की सलाह से बागड़पुर राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगा। समाप्त दोस्तों।